इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसानवाड़ी सुन रहे सभी श्रोताओं को हेमा बहन और कुलदीप भैया की राम राम। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसानवाड़ी की चौपाल में। कुलदीप भैया आपको भी हमारी राम राम। राम राम हेमा बहन। और हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को, हमारे किसान भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हेमा बहन, आगे क्या क्या है हमारे कार्यक्रम में आज बताइए। बिल्कुल भैया। कुलदीप भैया, देखिए जो अगस्त का महीना है जी, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस समय मानसून अपने चरम पर होता है, जिससे खेत में पानी की अच्छी मात्रा उपलब्ध रहती है। साथ ही खरीफ फसलें जैसे धान, मूंग, मूंगफली, हल्दी, अदरक और सब्जियां तेजी से बढ़ती हैं। बिल्कुल। और इस महीने बारिश की वजह से पौधे जल्दी जम जाते हैं, है ना। तो इस समय किसान भाई फलदार वृक्षों की रोपाई कर सकते हैं। खरीफ के सीजन में बोई गई मूंगफली की फसल पर इस समय मिट्टी चढ़ाना अच्छा होता है। इससे पौधों की जड़ें जो होती हैं किसान भाइयों, वो मजबूत होती है। हाँ भैया, और यह समय मिर्च, टमाटर, अगेती, गोभी की बुआई करने के लिए भी अच्छा है। किसान भाई अच्छी किस्म के बीजों का चुनाव कर उचित दूरी पर रोपाई कर सकते हैं। और इस समय मूंग की फसलों पर कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है भैया, तो इससे बचाव के लिए कीटनाशकों का उपयोग करें। बिल्कुल। साथ ही किसान भाइयों, धान की फसल पर यूरिया का छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, हमें अपने पशुधन को की देखभाल भी आवश्यक है, उनकी देखभाल, है ना। इस समय नमी की वजह से मच्छर मक्खियों का प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है, तो उनको इनसे बचाने की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। बिल्कुल भैया, और इनकी साफ सफाई का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। उनका संतुलित आहार, उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इस छोटी सी जानकारी के साथ अब हम जुड़ते हैं अपने आज के आकर्षण से। आज के आकर्षण में हमारी आज की बात होगी जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का संतुलन, इस विषय पर। बिल्कुल भैया, और साथ ही होगा आज का मेहमान क्रम, जिसमें आज ग्राम गांगीवाड़ा, विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा किसान संजू सूर्यवंशी से कृषि एवं पशुपालन पर होगी कुलदीप आखरे की भेंटवार्ता। बिल्कुल। और आज है गुरुवार, तो क्रम होगा लोकरंजनी, है ना, जिसमें हम सुनवाते हैं हमारे सभी श्रोताओं को उन्हीं के पसंद के लोकगीत व भजन। बिल्कुल भैया। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़े हेमा बहन, हमारी आज की बात शुरू करें उसके पहले चलिए सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश। चलिए। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल,
फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का, किसान भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और अब समय है हमारी आज की बात से जुड़ने का, जिसका विषय है जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का संतुलन। बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, मिट्टी को उर्वर बनाना एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कभी अधिक और कभी एकदम कम हो जाना इसका प्रमुख कारण है। भारत में हरित क्रांति के आने से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, पर मानव और मृदा स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, अत्यधिक उत्पादन की लालच में हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते गए, है ना, जिससे मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में गिरावट आ रही है। जबकि दूसरी ओर जैविक खादों के प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार भी देखा गया है। इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ कुलदीप भैया, जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक, इनके संतुलन के क्रम में हम पहले बात करते हैं जैविक खाद की। जैविक खाद जो कि मिट्टी को बेहतर स्वास्थ्य के लिए वरदान है। जैविक खाद जैसे कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, कंपोस्ट, ये मिट्टी को पोषक तत्व ही नहीं देते हैं, बल्कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने हेमा बहन। और किसान भाइयों, जैविक खाद के प्रयोग से मृदा संरचना में सुधार, जल धारण क्षमता और सूक्ष्म जीवों के क्रियान्वयन को भी बढ़ाते हैं, है ना। पौधों को लंबे समय तक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती रहती है, जो कि एक बेहतर कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में सहायक होता है। जी हाँ। किसान भाई, और रासायनिक उर्वरक की बात करें तो इसके अंतर्गत यूरिया, डीएपी, पोटाश आदि उर्वरक आते हैं। ये उर्वरक पौधों को सीधे तौर पर आवश्यक पोषक तत्व बहुत जल्दी ही प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात तो सही है हेमा बहन कि रासायनिक उर्वरक पौधों को सीधे तौर पर तुरंत लाभ तो दे देते हैं, है ना,
पर रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में कार्बन की मात्रा में भारी कमी हो रही है। साथ ही मिट्टी की संरचना, भौतिक दशा का बिगड़ना, जलधारण क्षमता का क्षीण होना, पोषक तत्वों के असंतुलन की समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग मिट्टी की दीर्घकालिकता को बनाए रखने में एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। कई शोध कार्यों से पता चला है कि जैविक खाद और रासायनिक खाद के संतुलित प्रयोग से न केवल फसलों की उपज में वृद्धि होती है, बल्कि मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा में भी सुधार होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और किसान भाइयों, साथ ही मिट्टी की जलधारण क्षमता, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि और फसल उपज का मृदा स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। किसान भाइयों, जैविक खादों और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग स्थायी और बेहतर कृषि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाँ भैया, और किसान भाइयों, खादों और उर्वरकों की यह संतुलित पद्धति पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के साथ साथ मृदा संरचना और मृदा उर्वरता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखा जाए तो आज कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है और इनका दोहन हो रहा है, यह भी एक चिंता का विषय बन चुका है। बिल्कुल, और हिमा बहन, चिंता का विषय तो है। इसीलिए जैविक खादों और रासायनिक उर्वरकों के समन्वयी दृष्टिकोण को अपनाना समय की मांग बन गया है ना। यानी दोनों का संतुलित व्यवस्थित उपयोग अति आवश्यक हो गया है बहन। बिल्कुल भैया, और किसान भाइयों, ये समन्वित दृष्टिकोण न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक महत्वपूर्ण, स्थायी और सटीक समाधान होगा। भारतीय कृषि परंपरा में इस प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने के लिए किसानों में जागरूकता बढ़ाने व नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। बिल्कुल, और जिससे मृदा स्वास्थ्य, मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता और फसल उत्पादन क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। किसान भाइयों, ये तो थी हमारी आज की बात, जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का संतुलन। अब समय है मनोरंजन से जुड़ने का, और जुड़ जाते हैं हमारे क्रम लोक रंजनी क्रम के साथ। और एक जो चिट्ठी आई हुई है हमारे पास, ये आई हुई है कतिया ढाना सिंगोड़ी से, और लिखने वाले हमारे किसान भाई हैं राम स्वरूप उइके जी। और इन्होंने स्वतंत्रता दिवस की सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की है। तो उइके जी, आप सभी की ओर से और आकाशवाणी छिंदवाड़ा की ओर से सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्होंने लिखा है कि ये कोई भी एक लोकगीत सुनवा दें। तो चलिए हमारे सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। पिंजरे में राम राम बोल रही टुइयां, शहरों से भलो हमरो गाँव मोरी गुइयां। पिंजरे में राम राम बोल रही टुइयां, शहरों से भलो हमरो गाँव मोरी गुइयां। फल है हमरो कुल देवा और जा हरियाली माता है। फल है हमरो कुल देवा और जा हरियाली माता है। संबंधी है बैला गैया इनसे पुरानो नाता है। संबंधी है बैला गैया इनसे पुरानो नाता है। हमरो पसीना हमरी पूंजी, हमरो पसीना हमरी पूंजी, खेत है गुसैया। शहरों से भलो हमरो गाँव मोरी गुइया। पिंजरे में राम राम बोल रही गुइया, शहरों से भलो हमरो गाँव मोरी गुइया। बादर हमरो दूर को भैया राखी भेजे सावन।
विपत परे तो दूर खियावे खूबई बरसे आंगन में। विपत परे तो दूर खियावे खूबई बरसे आंगन में। जा माटी की प्यास बुझावे, जा माटी की प्यास बुझावे, भर जाए सब कुइयां। शहरों से भैलो हमरो गाँव मोरी कुइयां। ज्वार बाजरा खुदाई महेरी 56 भोज हमारे हैं। ज्वार बाजरा खुदाई महेरी 56 भोज हमारे हैं। आपस में मिल बांट के खावे चाहे रहे उघारे हैं। आपस में मिल बांट के खावे चाहे रहे उघारे हैं। इतो राज संवारन वारे, इतो राज संवारन वारे, राजा जू है सैया। शहरों से भैलो हमरो गाँव मोरी गुइया। ये झोपड़ियाँ महल हमारे फटकी की निगरानी है। ये झोपड़ियाँ महल हमारे फटके की राजधानी है। खलिहानों में नाचे कूदे बा हमारी राजधानी है। खलिहानों में नाचे कूदे बा हमारी राजधानी है। हम जागे सूरज है लगावे, हम जागे सूरज है लगावे, धोए बाकी मुइया। शहरों से भैलो हमरो गाँव मोरी गुइया। खेत हर घर दूर पसीना, इनसे अपनों का थो है। खेत हर घर दूर पसीना, इनसे अपनों का थो है। लाज शर्म है हमरो जेवर, इज्जत वारो माथो है। लाज शर्म है हमरो जेवर, इज्जत वारो माथो है। हमरी पगडंडी सूधी है, हमरी पगडंडी सूधी है, सड़कें भूल भुलैया। शहरों से भैलो हमरो गाँव मोरी गुइया। और इस प्यारे से गीत को गाया था हेमा बहन नारायण सनोडिया ने, है ना? हाँ भैया। और भैया अब समय है आज के मेहमान क्रम से जुड़ने का। आज के मेहमान क्रम में ग्राम गांगीवाड़ा विकास खंड छिंदवाड़ा के युवा किसान संजू सूर्यवंशी से कृषि एवं पशुपालन पर कुलदीप आकरे की भेंटवार्ता। किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा के युवा व प्रगतिशील कृषक श्री संजू सूर्यवंशी जी से। भैया राम राम। नमस्ते भैया जी। अभी आप किन किन चीजों का उत्पादन लेते हैं संजू भैया? भैया अभी मैं पालक का उत्पादन ज्यादा लेता हूँ। मैं छोटा किसान हूँ, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, तो आधी एकड़ में पालक का उत्पादन करता हूँ, आधी एकड़ में अनाज का उत्पादन करता हूँ घर में उपयोग करने के लिए। साथ ही साथ मैं पशुपालन भी करता हूँ। मेरे पास 6 गाय हैं, तो वो 6 गाय से खाद का भी उत्पादन होता है, तो मैं वो खाद को जैविक खाद बनाकर अपने खेतों पे डालता हूँ। 1 साल में 8 से 10 ट्राली खाद डालता हूँ खेत पर। उससे आधी एकड़ जमीन पर मैं पालक का उत्पादन करता हूँ, आधी एकड़ जमीन में अनाज का उत्पादन करता हूँ। संजू भैया, आप बता रहे हैं कि आधा एकड़ में आप पालक का उत्पादन करते हैं, तो किस तरीके से आप पालक की खेती करते हैं, क्या हमारे किसान भाइयों को आप बताएंगे? कुलदीप भैया जी, आधी एकड़ में पालक का उत्पादन करते हैं।
टुकड़ों के विभाजित कर कर थोड़ा जैसे आधी एकड़ में हुई 50 डिसमिल तो अब उसको 15 डिसमिल 15 डिसमिल 15 डिसमिल पर डिवाइड कर देते हैं। 15 डिसमिल में डालते पहले, फिर 10 दिन रुककर फिर 15 डिसमिल में डालते हैं, फिर 15 दिन रुककर 15 डिसमिल में डालते हैं। इससे रोलिंग चलती रहती है अपनी। तो मैं सीधे पालक को बाजार पर ले जाता हूँ तो कम दिन पर निकलती है। जैसे एक टुकड़े की अपनी पालक निकली, विभाजित किए थे जो, तो उसको मैं सीधा मार्केट पर ले जाकर बेचता हूँ। तो उससे कस्टमर जो होते हैं पालक को देखकर आकर्षित होते हैं। नरम मुलायम पत्ती, हरी पत्तियाँ, खाने में स्वादिष्ट, जैविक खाद से की हुई पालक। जब ग्राहक देखते हैं तो पूछते हैं ये पालक का उत्पादन कैसे किए, रासायनिक खाद से किए या जैविक खाद से। तो मैं बताता हूँ कि ये जैविक खाद की है। अब वो बोलते हैं कि सही बोल रहे भैया आप, क्योंकि नरम मुलायम हरी पत्तियां ताजी दिखती है। तो बाजार में 1 से 2 घंटे पर पालक खत्म कर देता हूँ, बेच देता हूँ। और क्या बाजार भाव से ज्यादा भी मूल्य मिलता है आपको? जी भैया जी, जैसे बाजार में अन्य व्यक्ति बेच रहे हैं, व्यापारी 10 रुपए किलो, तो अपनी 15 से 20 रुपए किलो उनसे तेज रेट पर बिकती है और ग्राहक बड़ी खुशी खुशी ले भी जाते हैं। जी भैया जी। अच्छा, आप बहुत कम उत्पादन लेते हैं इसलिए आप सीधे बाजारों में जाकर बेचते हैं संजू भैया। साथ ही साथ आप दूध का भी उत्पादन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने पशु हैं आपके पास? पशु मेरे पास 6 पशु है, जिसमें से 4 पशु दूध लगते हैं तो उसका मैं वितरण करता हूँ, गांव पर ही दे देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। चलिए, पालक की हम बात कर रहे थे संजू भैया, तो साल में आप कितने माह तक पालक का उत्पादन लेते हैं? 1 साल पर 8 माह तक पालक का उत्पादन लेते हैं। 4 माह बारिश के कारण पालक जो होती है वो खराब हो जाती है, इसलिए 4 महीने बारिश के पालक का उत्पादन नहीं करते हैं। 8 माह तक पालक का उत्पादन करते हैं। संजू भैया, पालक की खेती जब आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का प्रकोप आपकी पालक में नजर आता है कभी? भैया जी, ये तो अभी तक पालक पे बीमारी का कुछ भी नहीं आया अपने पास, क्योंकि अपन करते हैं जैविक खाद का प्रयोग। तो उससे जो रहती है पालक, तो 30 दिन पर अपनी पालक बहुत अच्छी हो जाती है और बीमारी कुछ नहीं लगती है। तो भैया पालक पर मैं साल पर 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ, क्योंकि 1 साल पर 8-10 ट्राली खाद का प्रयोग करते हैं। हर साल खाद डालते हैं, जिससे फसल जो अपनी पालक है बहुत अच्छी उत्पादन होती है और मैं अधिकतर पालक का ही उत्पादन करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। दूध का भी आप विक्रय करते हैं, पशु पालक भी हैं, पालक उत्पादक भी हैं, साथ ही साथ जो आधा एकड़ में आप गल्ले का भी उत्पादन कर लेते हैं। तो आप आधा एकड़ में पालक की खेती करते हैं, आपने अनुमानित आय भी अपनी बताई। तो जो हमारे युवा किसान भाई हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? युवा किसान भाई से मैं यही बोलूंगा कि जैसे रोजगार नहीं है तो खेती है अपने पास, उसका सही प्रयोग करें। 1 एकड़ जमीन जो है वो भी सोना है अपनी। 1 एकड़ जमीन पर अपन अनुमानित आय अपनी जो रहती है 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो मैं युवाओं से यही बोलूंगा कि रोजगार ना मिले जब तक अपना रोजगार खेती देखें। खेती के साथ साथ अपन पशु को भी पालें। पशु जरूरी नहीं कि अपन दूध ही बेचें, उसके गोबर खाद से जैविक खाद बनती है, वो अपने लिए सोना ही समझो। खेत पर जब डालते हैं अपन गोबर खाद तो उससे फसल अच्छी उत्पन्न होती है, ताजियां दिखती है, रोग नहीं लगता है। तो मैं भाइयों से ये भी बोलूंगा कि पशु का पालन करो, उससे उनके थ्रू वो भी सोना ही है, अपना खेती भी सोना है। किसान भाइयों से मैं ये भी कहना चाहूंगा, पशुओं के जो गौमूत्र है, गौमूत्र से अपने खेतों पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे बीमारी ना लगे। गौमूत्र बहुत फायदा की चीज है, गौमूत्र बहुत महत्वपूर्ण है खेत के लिए भी। चलिए संजू भैया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। पशुपालन के लिए हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया, जागरूक किया। साथ ही साथ हमें इतनी खुशी हो रही है कि आप मात्र आधा एकड़ में पालक की खेती करके कम से कम अनुमानित 1 लाख रुपए की आय कमा रहे हैं। 8 महीने आप लगातार पालक का उत्पादन करते हैं, रुक कर 10-10, 15-15 दिनों के अंतराल से आप पालक की खेती करते हैं। तो संजू भैया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। नमस्ते भैया जी। श्रोताओं, मेहमान क्रम में अभी आप सुन रहे थे ग्राम गंगीवाड़ा, विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा किसान संजू सूर्यवंशी से कृषि एवं पशुपालन पर कुलदीप आकरे की भेंटवार्ता। और आइए अब जुड़ते हैं संदेश से। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं।
और अच्छा रहता है। ऑयल पंप का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और हेमा बहन, चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं लोकरंजनी क्रम के साथ। और हाँ ये भैया। अगला पत्र जो आया हुआ है ये गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से है, आनंदी सोनी जी का। अच्छा भैया। और इन्होंने एक बुंदेली गीत सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है। तो चलिए कल्याण सिंह नरवरिया की आवाज में सुनते हैं ये बुंदेली गीत। बान छोड़े देते बराते जीने, बान छोड़े देते बराते जीने, बान छोड़े देते बराते जीने, बान छोड़े देते। लेन सजीवन हनुमत गए थे, माँ से लौटे थे। लेन सजीवन हनुमत गए थे, माँ से लौटे थे। और भारत के मन धोखे हो गए, भारत के मन धोखे हो गए, दिन से ऊँगे थे। भारत जी ने पान छोड़े गए थे, भारत जी ने पान छोड़े गए थे। लागे बान महादुख पाए, आड़े गिर गए थे। लागे बान महादुख पाए, आड़े गिर गए थे। और राम नाम जब मुख से निकरे, राम नाम जब मुख से निकरे, भारत दौरे थे। भरत जी ने पान छोड़े गए थे, भरत जी ने पान छोड़े गए थे। भली करी तुमने भारत भैया, अवसर भी देते। भली करी तुमने भारत भैया, अवसर भी देते। और भोर होत लक्ष्मण नहीं बचे हैं, भोर होत लक्ष्मण नहीं बचे हैं, दिन तो ऊँगे थे। भरत जी ने पान छोड़े गए थे, भरत जी ने पान छोड़े गए थे, भरत जी ने पान छोड़े गए थे। आओ पवन सुत बैठो बान पे, बल अजमाऊं तुमरे। और हिमा बहन, चलिए अब हमारे सभी श्रोताओं से विदा लेने का समय आ गया है। घड़ी भी टिक टिक करते हुए हमें इशारा कर रही है कि हमारे सभी श्रोताओं से विदा ले ली जाए। तो कहते हैं कुलदीप भैया और हेमा बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।